अस्सलाम वालेकुम। ट्रांस पेशावर की पॉडकास्ट मंजिलों के अमीर के एक नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। ज़ू पेशावर यानी पेशावर बीआरटी सिस्टम पर रोज़ाना लाखों मुसाफिर सफ़र करते हैं, लेकिन इस निज़ाम के ऑपरेशंस को कैसे चलाया जाता है, इसकी सफाई, इसकी सिक्योरिटी, इसकी मेंटेनेंस के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इन्हीं अवामिल के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है ट्रांस पेशावर के जनरल मैनेजर ऑपरेशंस जनाब मोहम्मद इमरान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें टाइम दिया, आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए। आज हमने आपसे बात करनी है ज़ू पेशावर की ऑपरेशंस के हवाले से। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि ज़ू पेशावर पे तकरीबन कितने लोग सफ़र करते हैं डेली बेसिस पे, और चूँकि मुसाफिरों की तादाद ज़्यादा हो रही है, स्पेशली जैसे आजकल पेट्रोल की कीमतें में इजाफ़ा हो रहा है, तो मुसाफिर और ज़्यादा हो रहे हैं, क्या इजाफ़ा हुआ है मुसाफिरों की तादाद में, और इस रश को कैसे मैनेज किया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आजकल रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन 3 लाख पैसेंजर सिस्टम में जो है ना वो ट्रैवल कर रहा है। और ऑफ कोर्स फ्यू पेट्रोल की प्राइस जिस हिसाब से बढ़ रही है, फिर पेशावर में सीएनजी की भी बंदिश है, जिसकी वजह से राइडरशिप बढ़ गई है और हमारे बसों के ऊपर जो है ना एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर आया हुआ है, और हमें इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा जो है ना उन्होंने 52 बसेस का जो है ना वो अनाउंसमेंट की हुई है, और बसें प्रोडक्शन में इंशाल्लाह जुलाई अगस्त में वो सिस्टम में ऐड हो जाएगी। तो उससे जो ये है कि जो पैसेंजर इस वक्त जो एक रश उनकी एक सूरत बनी हुई है, इंशाल्लाह जो है ना ये बेहतर हो जाएगी। इसमें एक जो मेन पर्पज़ हमारा ये है कि जो एरिया हम सर्व नहीं करें, एक उनमें हम जो है ना बसें चलाएं, जैसे रिंग रोड हो गया, दलाजाक हो गया, खैबर रोड हो गया। दूसरा, इसमें से कुछ बसें ऐसी होगी जो हम बेसिकली फिर कॉरिडोर में चलाएंगे, और उनके ऊपर जो है ना वो जो रश है जो बसों में इस वक्त हमें कंप्लेंट मिल रही है, तो वो इंशाल्लाह उससे रिजॉल्व हो जाएगा। बेसिकली जो कॉरिडोर में मुख्तलिफ स्टेशन है, उसके ऊपर जो पैसेंजर का वॉल्यूम वो एक जैसा नहीं है, कहीं के ऊपर ज़्यादा है, कहीं के ऊपर कम है। तो एक हमारी सबसे कोशिश यही होती है कि जो हमारी अवेलेबल फ्लीट है 244, हम उसको ऑप्टिमाइज़ कर दें, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर दें। इस सिलसिले में जो हमारी कोशिश यही होती है कि हम एक्सप्रेस रूट चलाएं, क्योंकि एक्सप्रेस रूट से 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा ये होता है कि इससे पैसेंजर का ट्रेवल टाइम जो है ना वो कम हो जाता है। दूसरा, इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो एक्सप्रेस रूट्स होते हैं वो उन स्टॉप पे रुकते हैं जिसके ऊपर हाई वॉल्यूम या हाई पैसेंजर ज़्यादा मुसाफर होते हैं। तो ये उन स्टेशन से पैसेंजर को उठा के अपने डेस्टिनेशन पे ले जाते हैं। तो इससे हमारी सिस्टम में जो है ना वो एक बेहतरी आ जाती है या इम्प्रूवमेंट आ जाती है। दूसरा ये कि हमारे पास जो है ना पूरा जितनी भी पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं उनका पूरा डेटा आ रहा है कि वो किस स्टेशन से किस वक्त किस जगह पे चढ़ रहे हैं और किस वक्त किस जगह पे जो है ना उतर रहे हैं। हफ्ते के क्या पैटर्न्स है मुसाफिरों की, इतवार के दिन के क्या है, छुट्टी के दिन के, ये हमारे पास सर। तो हमारी एक डेडिकेटेड टीम है जो सारी उसको देख रहे होते हैं कि हम किस तरह इस सिस्टम को ऑप्टिमाइज़ कर लें। तो इस बेस पे हम फिर एक्सप्रेस रूट्स वो करते हैं, प्लान करते हैं, और इंशाल्लाह हमारा नियर फ्यूचर में मज़ीद एक्सप्रेस रूट्स का भी इरादा है कि हम उसमें ऐड कर लें, ताकि पैसेंजर की जो कन्वीनियंस है वो बढ़ाए। और हमारी जो कोशिश ये होती है कि जो ओरिजिन डेस्टिनेशन है या जो मंजिल तक पहुंचने की जो टाइम है वो कार से भी कंपैरिजन हो, ताकि कार के पैसेंजर भी हमारे सिस्टम में आ जाए। सर, इस वक्त ट्रांस पेशावर के पास 244 बसें हैं। ये बसें जिसको आप रूट पे भेजने से पहले इनकी कोई फिटनेस मेंटेनेंस चेक्स होती है, वो किस तरीके से डेली बेसिस पे होती है, वीकली होती है, मंथली होती है, और कौन कौन सी चेक्स होती हैं? आम डे में मतलब पीर से लेके जुमे तक ये हमारी पीक डेज होती है। इसमें बसों की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होती है। सुबह 6 बजे से बल्कि 5 बजे से बसें स्टार्ट हो जाती है, वो अपने डेस्टिनेशन पे जाती है, तो 5 बजे डिपो से निकल जाती है। फिर रात को ये पहुंचती है 10:30, 11, 12 मुख्तलिफ उनकी तरतीब है। तो ये 12 बजे तक बसें डिपो में। हमारे पास मेंटेनेंस का बहुत कम टाइम होता है, 12 से लेके 5 बजे तक ये जो 4-5 घंटे की विंडो होती है, इसमें बसों की वॉशिंग भी होती है, इनके रूटीन मेंटेनेंस भी होती है। फिर ये है कि हमारे पास जो हफ्ता या इतवार के दिन के जो 2 दिन होते हैं या कोई स्पेशल छुट्टी आ जाती है जैसे 1 मई या, तो ये हमारे पास 2-3 दिन हमें मिल जाते हैं जिसमें बसों की एक ओवरहॉलिंग होती है। जिस तरह एक आम गाड़ी की जो है ना वो जब एक सर्टेन किलोमीटर चल जाती है तो उसकी फिर एक ओवरहॉलिंग रिक्वायर होती है, जिसके लिए बसों को फिर ज़्यादा देर तक जो है ना हमें रिटेन करना पड़ता है। तो हम फिर हफ्ता इतवार को जो राइडरशिप कम होती है उसका फ़ायदा लेके फिर 2-3 दिन जो बसों की एक बहुत बड़ा ओवरहॉल रिक्वायर्ड होता है वो फिर हम इन दिनों में करते हैं। बाकी हर बस की वॉशिंग, इंटरनल एक्सटर्नल वॉशिंग, इनकी डेली रूटीन की एक लंबी लिस्ट है कि उनकी जो है नाइट्स बोर्ड्स वगैरह लूज तो नहीं है, उनके डोर प्रॉपर फंक्शनल्स है कि नहीं है,
कहीं शीशा तो नहीं टूटा। तो ये सारी चीज़ें हम फिर रेगुलरली जो है ना वो देखते हैं हर रात 5 घंटे में, और उसके बाद फिर इसमें फ्यूलिंग भी इसकी हो जाती है, और इसमें स्प्रे भी जो है ना भी अंदर हो जाता है। तो ये 5 घंटे में ये सब कुछ होता है। यहाँ जी, पे बेसिकली आपने बताया कि बसें 5 बजे निकल जाती है, ठीक है, रात को 11 बजे तक वापस आ जाती है, 11-12 बजे तक 5 घंटे का आपके पास एक स्पैन होता है। जनरल लोगों का परसेप्शन ये है कि इस टाइम में टीम्स की छुट्टी हो जाती है, लोग घर पे बैठे होते हैं, कोई काम नहीं हो रहा होता, जबकि आपकी टीम्स एक्टिव होती है। तो इस टाइम में कौन कौन सी टीम्स आपकी एक्टिव होती है और क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही होती है रात के टाइम में? हाँ जी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हमारी सबसे मेजर एक्टिविटी होती है ना, वो मेंटेनेंस एक्टिविटी, वो रात को, वो बेशक स्टेशंस के ऊपर हो, कॉरिडोर में हो या डिपो में हो, वो सारी रात को होती है, और हमारी मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट वो रात को ही होती है। दिन को जो स्टाफ होता है वो ऑपरेशनल स्टाफ होता है, जो रूटीन के मैटर्स को या पैसेंजर्स की फैसिलिटेशन करते हैं। हमारी हर रात को जो है ना, हर स्टेशन, पूरे सिस्टम में 2 स्टेशन की स्टीम क्लीनिंग होती है, और एक स्टेशन ऑन डेली बेसिस जो है ना उसकी डीप क्लीनिंग होती है। डीप क्लीनिंग का मतलब ये है कि हम पूरी जो स्टेशन है उनकी छत, पंखे, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, वो ये प्राइवेसी लूवर्स है, मतलब फुल हाइट तक हम उनकी वॉशिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। स्टीम क्लीनिंग में हम 3 फीट के हाइट तक जो है ना वो क्लीनिंग करते हैं। तो ये स्टेशन के ऊपर एक्टिविटी होती है। नाइट के ऊपर पूरी कॉरिडोर की जो है ना वो सफाई होती है। इसी तरह जो हमारा डीपो होता है वो रात को बिल्कुल जो है ना वो एक और मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट हमारे रात को, दिन को डीपो में कुछ नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि बस उसकी अवेलेबिलिटी ही नाइट को है। तो हम जो है ना वो फिर यही एक्टिविटीज़ एट नाइट करते हैं, क्योंकि बसें दिन में अवेलेबल नहीं होती, सारी फील्ड में ही होती है। तो फिर उनकी जो है ना आईटी के सिस्टम के चेक्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के चेक्स, मैकेनिकल सिस्टम के चेक्स, फिर ये है कि आईटी सिस्टम इसमें एक बहुत बड़ा इसका एक रोल है। तो ये सारे चेक्स जो है ना वो एट नाइट ही होते हैं। आपकी बसों की रेगुलर मेंटेनेंस होती है, डेली बेसिस पे भी होती है, वीकली बेसिस पे होती है, लेकिन फिर भी अगर कभी किसी बस में कोई टेक्निकल ख़राबी आ जाए या कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए दिन के टाइम में, ऑपरेशंस के टाइम में, और पैसेंजर्स भी इन्वॉल्व हो, पैसेंजर्स की सेफ्टी आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है, तो उस सूरत में आपकी टीम कैसे रिएक्ट करती है और टीम्स के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे होती है? अच्छा, ये आपने एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है, और मेरे ख़्याल में जो हमारी ऑपरेशंस की कोर है जिसको हम देखते हैं वो बेसिकली ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी है। जो आपका सवाल है बेसिकली ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा अपने सिस्टम का बता दूं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर है, फिर मल्टीपल लेयर्स के ऊपर जो है ना वो हेल्थ सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स है जो पूरी सिस्टम की सेफ्टीज़ वगैरह उसको देखते हैं। फिर हमारे पास क्विक रिस्पांस फोर्स एक व्हीकल है जो बेसिकली जहाँ पे अगर लेट इज़्यूम कहीं ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो वो उनका कॉरिडोर में इक्वली स्पेस 3 व्हीकल्स है, वो विद इन 7 मिनट्स वहाँ जाके जो है ना वो पैसेंजर की फैसिलिटेशन करते हैं। अगर उनको एक बस से शिफ्ट करके दूसरी बस में शिफ्ट करना हो, या कॉरिडोर्स को अगर आप मतलब लेट इज़्यूम ब्रेक डाउन हो जाती है, फिर कॉरिडोर को क्लियर करना होता है, तो फिर वो लोग उसमें एक्टिव हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे सिस्टम में 2 क्रेन्स भी है। लेट इज़्यूम एक ब्रेकडाउन ऐसी हो जाती है जो बस कॉरिडोर को ब्लॉक कर देती है, तो वो बसों क्रेन्स को एक्टिवेट किया जाता है। और ये 2 वो है क्रेन्स हैं जो तकरीबन 10 मिनट्स के इंटरवल्स के ऊपर जो है ना वो एक्सीडेंट साइट पे या ब्रेकडाउन साइट के ऊपर जो है ना वो पहुंच जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और बता दूं कि हमारी जो है ना हेल्थ एंड सेफ्टी की एक अलग व्हीकल है, एक अलग टीम है, और वो भी कॉरिडोर में जो है ना मूव करती रहती है, जो हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से पैसेंजर के जो पैसेंजर को रिस्क है कि स्लिपरी पॉइंट्स है या कोई ऐसी एक्सीडेंट है जो कल जो है ना मतलब एक एक्सीडेंट या इंसिडेंट का जो है ना वो बन सकता है, तो वो हाईलाइट करते हैं और फिर जो कंसर्न टीम्स है उनको वो चीज़ें जो है ना वो हाईलाइट की जाती है। इसके अलावा इस सेफ्टी के हवाले से हमारी सिस्टम में 700 के करीब कैमराज लगे हुए हैं जो कंट्रोल सेंटर से रियल टाइम के ऊपर जो है ना मॉनिटरिंग हो रही होती है। फिर हमारे स्टेशन और कंट्रोल सेंटर के बीच में जो है ना आईपी फ़ोन्स लगे हुए हैं, तो उनके थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होती है रिस्पॉन्स टाइम को कम से कम करने के लिए। फिर हमने अपने स्टाफ को यूए चिप भी दी हुई है, जो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंट्रोल सेंटर है, स्टेशन है, QRF है, उनमें भी वो इंस्टॉल्ड होते हैं और वहाँ पर जो है ना वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके जो है ना वो कर दे। फिर मैं एक चीज़ आपको जो बेहतरीन जो आपको मैं अपने सिस्टम का बता दूं कि ये हमारा जो सिस्टम है ये प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है। हमारे पास 5 मेजर सर्विस प्रोवाइडर है जिसमें डेओ पाकिस्तान है, एक नाम है उसका बस ऑपरेशंस में, LMKR है जिनके साथ 2 चाइनीज़ जेवी है, तो IT में भी उनका एक बड़ा नाम है। फिर इलेक्ट्रिसिटी जो सिस्टम है उनके मेंटेनेंस में के लिए जो हमारे पास मेसी एंटरप्राइजेज है। इसी तरह सिम्स ESL जेवी है जो जिनका जनरेटर में एक बहुत बड़ा अच्छा
का एक वो है और प्रोटेक्ट है। तो ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर है, उनके पास लिबर्टी है और वो जल्दी से जल्दी अगर कोई ब्रेकडाउन हो जाती है तो वो उसको इमीडिएटली जो है ना वो रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इन चीज़ों की जो है ना एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं जो सर्विस प्रोवाइडर्स को भी पता है और हमें भी पता है, वो भी उसको ओबे करते हैं, हम भी उसको फॉलो करते हैं। बेसिकली ये कि एक सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको और भी आगे बता दूं कि ये जो ना इतनी बड़ी लेवल का एक सिस्टम है जिसमें 244 व्हीकल्स है, 366 बाइसाइकिल्स है, 32 बाइसाइकिल स्टेशन है, 30 BRT स्टेशन है, 3500 के करीब एम्प्लॉयज़ है। तो ये सिस्टम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट मांगता है। तो हमारा अपना एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्लान भी है जिसके तहत हम रेगुलरली जो है ना चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। हमारे पास हेल्पलाइन है, वो वहाँ से फीडबैक आता है। CO ट्रांस पेशावर है, मैं खुद, हमारे मैनेजर ऑपरेशंस, मैनेजर ITS, ये सारी इन चीज़ों को रेगुलरली वो देख रहे होते हैं। और आप भी जो है ना वो जो सोशल मीडिया से कमेंट्स और कंप्लेंट्स आ जाते हैं तो हम वो भी बाकायदा जो है ना वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उसको रिजॉल्व कर लें। तो ये जो पैसेंजर का फीडबैक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू इम्प्रूव द सिस्टम। सर, आपने जिक्र किया है कंट्रोल सेंटर का, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का। दुनिया भर में इतने बड़े निज़ामों के पीछे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है। तो पेशावर BRT में भी जैसे मेंशन किया है कि इस तरह के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, उसको कैसे मैनेज किया जाता है, उसके ज़रिए क्या इन्फॉर्मेशन आती है और उसको कोऑर्डिनेशन कैसे होती है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दैट सेंटर एंड हाउ इज़ इट यूटिलाइज्ड? अच्छा, जो कंट्रोल सेंटर है बेसिकली जिनका मेन ऑब्जेक्टिव है, ये जो हमारे ऑपरेशन है ये 24/7 है। ठीक है, 16/7 नहीं, ये 24/7 है। जिस तरह मैंने बताया 16 घंटे जो है ना बस ऑपरेशन होती है, उसके बाद 8 घंटे जो है ना वो डिपो और कॉरिडोर और स्टेशन और ये सारे कॉरिडोर एक्सेस और ये सारी चीज़ें मॉनिटर हो रही होती है। तो आपको रियल टाइम डिसीजन, क्विक डिसीजन चाहिए होता है। ये पॉसिबल नहीं है कि फ़ोन के ऊपर किसी को ट्रेस करे और वो ना मिले। और ये ऑपरेशन है तो ऑपरेशन में आपने विद इन मिनट्स जो है ना रिस्पॉन्ड करना होता है। तो जो हमारा कंट्रोल सेंटर है बेसिकली उसमें जितनी भी रिप्रेजेंटेटिव्स है मुख्तलिफ सिस्टम्स के, वो सारे पोजीशंस है और रिटन उनको पावर डेलीगेशन हुई है कि और मुख्तलिफ सिनेरियोज उनको दी गई है कि किस हालत में आपने क्या करना है। तो वो टाइमली जो है ना वो रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर ये है कि हमारे जो कैमराज लगे हुए हैं वो कंट्रोल सेंटर से जो है ना उसकी मॉनिटरिंग होती है और जहाँ पर भी कोई इशू आता है तो हम वहाँ से फिर लाइव देख के, पूरे जो कंट्रोल सेंटर का स्टाफ है उसको देख के हर एक को पता होता है कि मैंने क्या करना होता है। तो वो जब विजिबिलिटी होती है तो वो फिर उनके लिए डिसीजन लेना ईजी होता है। तो बेसिकली हमारा जो पूरा ऑपरेशंस है वो कंट्रोल सेंटर से मॉनिटर हो रहा है। वो बस ऑपरेशंस हो, वो एलिवेटर ऑपरेशंस हो, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की जो है ना वो ऑपरेशंस हो, या जनरेटर हो, या पैसेंजर की सेफ्टी हो। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल सेंटर से रियल टाइम में मॉनिटर हो रही होती है और इस वक्त के लिए फिर जो डिसीजन रिक्वायर्ड होता है वो फिर हम जल्दी ले लेते हैं। आपने जिक्र किया कि अगले जुलाई अगस्त तक 52 नई बसें आएंगी। इसके अलावा मुसाफिर और क्या बेहतरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिस्टम में, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हमारी प्लानिंग का जो कोर है वो पैसेंजर्स की कंप्लेंट और उनकी जो है ना उनको मज़ीद आसानियाँ पैदा करना है। ठीक हो गया जी। और इस वक्त जो सिस्टम के ऊपर एक जेन्युइन कंप्लेंट है और जिसके लिए हम पैसेंजर्स किससे माजरत ख्वाह भी है, वो ये है कि पैसेंजर बहुत ज़्यादा है, बसें कम है। और ये कंप्लेंट्स बड़ी रेगुलरली आ रही है, हर रूट के ऊपर रश है और हमें इसका बखूबी अंदाज़ा है। और इस सिलसिले में जो है ना ये 52 बसेस अभी आ रही है, ये ऐड हो जाएंगी। इनके अलावा इलेक्ट्रिक बसेस का टेंडर भी इन प्रोसेस है जिसमें 50 से 100 बसेस वहाँ पर जो है ना वो आ जाएंगे। एक तो और 50 बसेस जो का एक और भी PC1 जो है ना वो रेडी है, तो इसका मतलब 100 इलेक्ट्रिक बसेस और भी आ जाएंगे। तो ये बसों के हवाले से जो है ना हमारी तो कोशिश ये है। इसके अलावा जो पैसेंजर्स के इम्प्रूवमेंट्स के हवाले से हमारी स्टेशन के ऊपर जितनी फैसिलिटीज़ हैं हम उनके इम्प्रूवमेंट्स के लिए जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं। अभी जो है ना एक्सप्रेस रूट्स का हम मज़ीद सोच रहे हैं कि जिस स्टेशन के ऊपर रश है हम उनको कैसे जो है ना वहाँ पे एक्सप्रेस रूट दे ताकि पैसेंजर का जो ट्रैवल टाइम है वो कम से कम हो जाए। इसके अलावा हमारा जो कुछ रूट्स है जिसकी में पैसेंजर की एक्सेस जो है ना वो कॉरिडोर पे नहीं है, वहाँ पर पैसेंजर्स को भी बड़ी मुश्किलात है, हमारे स्टाफ को भी बड़ी मुश्किलात है, हमें बखूबी उसका अंदाज़ा है। और इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने उसके लिए फ़ंड्स भी अप्रूव किए हैं और इंशाल्लाह बहुत कलील अरसे में जो है ना उसके ऊपर काम भी शुरू हो जाएगा, जिसमें पब्बी का जो रूट है वो अभी उसके पैसेंजर बाहर से एलाइट होते हैं सरदारगढ़ी में और बाहर से ही जो है ना वो बस में बोट होके पब्बी जाते हैं। तो इंशाल्लाह
नेक्स्ट 6-7 मंथ्स में वहाँ पे एक कॉरिडोर एक्सेस पॉइंट बना रहे हैं, जिसके बाद पम्बी की बसें जो है ना वो कॉरिडोर में एंटर होगी और वो आगे सिस्टम में होगी। तो जो पैसेंजर स्पेशली जो ख़वातीन है, स्पेशल पर्सन है या बूढ़े बंदे जिसको सीढ़ियाँ चढ़ना या पैदल चलना थोड़ा सा जो है ना उनको इनकन्वीनियंट होता है, वो उनमें बेहतरी आ जाएगी। इसके अलावा जो खैबर रोड है उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कैंट से जो है ना NOC लेके कि इसको जो है ना मलकसाद से और अमन चौक से कनेक्ट कर लें, ताकि पैसेंजर के लिए एक कन्वीनियंट जो है ना वो ट्रांसफ़र आ जाए। इसके अलावा जो रेगी और साइड का नसरबाग का जो रोड है उनको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी कॉरिडोर से कनेक्ट कर लें, क्योंकि इस वक्त जो बोर्ड बाज़ार है और जो PTCL बस स्टॉप से हमारा नसरबाग रोड का, इनमें पैसेंजर्स को ट्रेवल करना पड़ता है, जो हमें दुश्वारी होती है उनके लिए, और इसकी वजह से जो है बहुत सारी कंप्लेंट है भी आ रही। तो हमारी कोशिश यही है कि उनको वहाँ पर भी एक कॉरिडोर एक्सेस पॉइंट दे रहे और बस को कॉरिडोर में एंटर करके जो पैसेंजर ट्रांसफ़र ले वो बोर्ड स्टेशन पर ही ले लें और फिर उसने जिस डायरेक्शन में जाना है तो फिर उसमें वो चले जाए। सर, आपने इम्प्रूवमेंट्स की बात की, हमारा जो आपका ITS सिस्टम है उसमें आगे क्या इम्प्रूवमेंट्स एक्सपेक्टेड है? अच्छा, ये IT सिस्टम में तो हमारे बहुत सारे जो है ना वो प्लान्स हैं। इसमें इस वक्त जो पैसेंजर पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम कोशिश कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इस वक्त जो मोबाइल ऐप है उसको हम रीडिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद इम्प्रूवमेंट ले आए। दूसरे हमारे कोशिश ये है कि इस वक्त जो मोबाइल सिग्नल्स है वो मुख्तलिफ पेशावर के मुख्तलिफ एरिया में कम होते हैं, जिसकी के लिए जब आप जू वॉलेट से QR कोड जनरेट करते हैं तो आपको दुश्वारी होती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मोबाइल ऐप को जो है ना वो NFC में कन्वर्ट कर ले, तो वो फिर मोबाइल ऐप बेसिकली एक कार्ड हो जाएगा और आप बग़ैर QR कोड के जो है ना उसके ऊपर ट्रैवल कर सकेंगे। तो ये है, बाकी जो है ना डिटेल वो आपको मज़ीद इंशाल्लाह। एंड में अगर पैसेंजर्स के लिए आपका कोई मैसेज हो तो प्लीज़ वो शेयर कर दीजिएगा। देखिए, पैसेंजर के हवाले से मैं स्पेशली ये कहूँगा कि पैसेंजर्स का जो फीडबैक है वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वक्त जितनी भी इम्प्रूवमेंट सिस्टम में लेके आए हैं हम पैसेंजर ही के कहने पे लेके आए हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा एक वो रिक्वायरमेंट है कि हम ट्रेवल टाइम को मज़ीद कम करके एक्सप्रेस रूट ऐड कर लें, ताकि इनकी जो जर्नी है उसको हम कम से कम करें। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं और सिस्टम में हम मज़ीद जो है ना वो एक्सप्रेस रूट जो है ना वो ऐड कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाज़रीन, उम्मीद है आज के एपिसोड आपने एंजॉय की होगी, आपको आगे आने वाले प्लान्स के बारे में भी पता चला, आपको इस सिस्टम को कैसे चलाया जाता है ये भी मालूमात मिली। और देखने का शुक्रिया, आपके वक्त का शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे।